नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। आज मैं मैथ का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं जो अपनी सीरीज़ चल रही थी। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए उनकी सीरीज वाइज अपन क्वेश्चन कर रहे थे। ये मेरा तीसरा वीडियो है। अब तक आपने दो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है अपना कि 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72, 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74, ये अपन को दिया हुआ है। दोस्तों, ये किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, यानी इसमें किस संख्या से, इन चारों ऑप्शनों में से किस संख्या से डिवाइड किया जाए कि भाग पूरा पूरा चला जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले जितनी आपकी दी हुई है 2 का 2 रख दो। फिर आपको जो भी घात है उसमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ शेष पल कितने बचेंगे, 3, तो आप इस पर घात लगा दोगे। प्लस उसी प्रकार दूसरी में 2, 72 है, 72 में 2 मतलब 0 बचे दोस्तों। अब इसमें 4 का डिवाइड करोगे आप 72 में तो 0 आएगा। और जब भी दोस्तों 0 आए तो आप घात 4 रख सकते हो वहाँ पर। प्लस 3 नंबर 2 की घात 73, इसमें भाग दोगे तो दोस्तों आपके आएगा 1 शेष पल बचेगा, वो इस पर अंक पर आप घात रख दोगे। फिर आएगा 74, इसमें अगर आप दोस्तों 4 से डिवाइड करोगे तो आपके 2 शेष पल बचेंगे और 2 पर 2 की घात रख दोगे। यानी दोस्तों पहले आपको इन सब को 4 से डिवाइड कर लेना है, जितना बचे वही उस अंक पर घात रख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 शेष बचे तो 3 रख देंगे। प्लस यहाँ पर कितने शेष बचे, 0 शेष बचे तो आप घात दोस्तों 4 रख सकते हो। प्लस यहाँ पर 1 शेष बचा तो 2 की घात 1, और प्लस यहाँ पर 2 बचे तो 2 की घात 2। 4 ही दोस्तों अपन क्यों रखते हैं, अगर 0 बचता है तो 4 इसलिए रखते हैं कि 4 के बाद कोई भी संख्या वापस रिपीट हो जाती है। कोई भी घात कर लो 4 के बाद आपकी रिपीट होने लग जाएगी। अब इन सब को जोड़ दो तो 2 की घात 3 यानी 8, प्लस 2 की घात 4 यानी 16, प्लस 2 की घात 1 यानी 2, प्लस 2 की घात 2 यानी 4, बराबर आपके दोस्तों आ जाएंगे 16 4 20, 2 22, 8 30 यानी 30। अब 30 आए दोस्तों। अब 30 ये किस संख्या से विभाजित होते हैं, 9 से नहीं होंगे, 10 से हो जाएगा दोस्तों आपका। 30 में आप 10 से डिवाइड कर सकते हो, 3 बार जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि ये सारी संख्या इस संख्या से, इस 10 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 0.83 पर बार, प्लस 0.77 पर बार, प्लस 3.66 पर बार, माइनस 4.3 बार। बार का मतलब दोस्तों कि ये संख्या वापस रिपीट हो रही है। ये जो ऊपर लगा होता है इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि इसके बाद ये रिपीट होगी। जैसे पहली संख्या है दोस्तों, पहली संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 0 का 0, 8 का 8, और जितना बार है बार के बाद संख्या रिपीट होती रहती है, ऐसे भी लिख सकते हो। उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो, जैसे 0 का 0 प्लस बार के बाद 7 पर बार है तो ये से 7 पर रिपीट होती रहेगी संख्या। उसी प्रकार ये है 3 का 3 रख दिया पॉइंट के बाद, ये 6 पर बार है तो ये रिपीट होती रहेगी, आप लिख सकते हो। इन सब को जोड़कर इससे माइनस कर देंगे तो क्या हल बनेगा वही अपन को दोस्तों निकालना है। तो आप इन सब को ऐड कर लो पहले, फिर इसको माइनस कर देंगे। इन सब को दोस्तों ऐड करेंगे तो आपके आ जाएंगे 6
7.5 ये आ गया। मतलब ऐड करने पर दोस्तों आपका इतना आ गया, ऐड करने पर ये आया 5.276। तो इसको भी दोस्तों अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 का 4 पॉइंट पर पॉइंट, और जितने पर ये बार है वे रिपीट होगी, यानी 3 3 3। इन सब को माइनस कर देंगे दोस्तों। जैसे यहाँ से आया 3, यहाँ से 4, यहाँ से 9 पॉइंट, और यहाँ पर 0 बच गए, यानी इतना आपका शेषफल बचेगा। अब दोस्तों आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये है 0.943। देख रहे हैं कितने पर, सब पर 1 पर था दोस्तों ये बार, तो 1 पर आप बार लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। बी आपका दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है कि 128 दिया हुआ है, और उसमें उसकी घात दी हुई है 1/7। इसका मतलब ही क्या दोस्तों? 1/7 का मतलब है कि इसके कितने भाग करें, 128 के 7 भाग करने अपन। तो 128 को दोस्तों अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 × 2 2 2 2 2 और 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दुआ 128, यानी ये भी लिख सकते हैं। और इस सभी को दोस्तों अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7। यही तो यहाँ पर है दोस्तों, मान लो 2 की पावर 7 है, फिर वो जितना है उससे आप, ये भी पावर है इसकी, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी दोस्तों बट्टे के फॉर्म में घात दी हुई है तो आप उसे पहले जो भी संख्या दी है उसे आप उसके गुणनखंड कर ले, और फिर इसको काट सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय इसे 3/5 से गुणा किया तो परिकलन में त्रुटि क्या है? दोस्तों यहाँ कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उससे 3/5 से गुणा हो गई, तो जो सही आंसर आ रहा था और गलत आंसर आया है, त्रुटि पूछिए। तो जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का सवाल दे तो आप जैसे पहली शर्त में क्या, यानी 5/3 से गुणा करना था, और दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है, 3/5। तो आपको इन दोनों का नीचे वाली यानी इनके हर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा 5 और 3 का 15। अब दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, इस एलसीएम को वही संख्या मान लेनी है जो ये कह रहे हैं। मान लो वो संख्या 15 होगी, ठीक है, 15 रही होगी। 15 को अगर पहले आप 5/3 से गुणा करते तो आपका आंसर आता 25, लेकिन इस 15 को किसी बच्चे ने वहीं गलती से 3/5 से गुणा कर दी, तो आंसर आया 3/5 से गुणा कर दी तो आंसर आ गया 9, यानी पहले आंसर आता 25, अब आया 9। कितने की त्रुटि हुई है? 16 की। अब दोस्तों अपने को पूछा है प्रतिशत में, तो ये 16 इस 25 का कितना प्रतिशत है आप आसानी से निकाल सकते हो। प्रतिशत निकालना तो आपको आता होगा, ये कट जाएगा यहाँ से 4 बार, यानी 64%। त्रुटि कितनी हुई? 64%। कौन से ऑप्शन में दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने उसका क्रय मूल्य है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य। दोस्तों यहाँ पर किसी वस्तु का अपने को विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि
किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत समान है। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल आए, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप मान लो 75 रुपये उसका विक्रय मूल्य लिख लोगे, और विक्रय मूल्य को आपको इसको ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है कि उनका अंतर करो तो आप अंतर 10 का होना चाहिए। तो इन दोनों का अगर अंतर करोगे तो आपका अंतर 10 का किसका हो जाएगा, 5 और 15, यानी इन दोनों के बीच अंतर 10 का है। सही है, यानी अंतर 10 का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। यहाँ 10 का अंतर आ गया, और जो भी छोटा वाला संख्या आई है, यानी अंतर किया आपने 5 और 15, छोटी वाली ये संख्या आई है उसके 0 लगा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। छोटी वाली 5 है, इसके 0 लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया। अब ये आंसर सही है गलत दोस्तों ये भी साबित कर सकता हूँ। देखो मान लो 75 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा और 50 रुपये उसका क्रय मूल्य, 75 उसका विक्रय मूल्य, उसे लाभ कितने का हुआ, 25 का। 50 का कितना प्रतिशत है, 50%। यही दोस्तों इसने बात कही थी कि उसका 75 रुपये पर बेचने पर उस उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य भी 50 था, लाभ भी 50 को बराबर हुआ। और जब दोस्तों आपको हानि दे दे, इसी सवाल में मान लो आपको हानि दे दी उसने, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे, मान लो वो दे दे कि विक्रय मूल्य 21 रुपये दे दिया, हानि कितने की हुई। अगर यहाँ पर लाभ था तो आपने अंतर कर दिया 10 का, और अगर हानि दे दे तो आपको क्या करना है कि दो ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं जिनका योग 10 हो। मान लो अब करोगे 3 और 7, इनका योग होगा 10, छोटे वाला आंसर होगा, यानी आपका 30 आंसर हो गया। हानि हो तो दोस्तों योग 10 होना चाहिए, और लाभ दिया हो क्रय मूल्य के बराबर तो आपका अंतर 10 का होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपये हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर दर दी हुई है, समय भी दिया हुआ है और आपको मिश्र धन दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि मूलधन क्या होगा। मूलधन निकालना है, मूलधन अपने को निकालना है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसे देखने के बाद आप साधारण ब्याज से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आसानी से कर लोगे। जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज की दर दी हुई है आपको, तो साधारण ब्याज दोस्तों मैंने बताया था कि दर और समय का मल्टीप्लाई होता है, वही प्रतिशत में अपना साधारण ब्याज होता है। जैसे 8 और 5 का मल्टीप्लाई यानी 40% हो गया आपका साधारण ब्याज, प्लस मूलधन अपने आप में 100% होता है। ये क्या आ गए दोस्तों, मिश्र धन, और ये भी मिश्र धन, यानी दोनों इक्वल हो गए। तो आप ऐसे भी 140% बराबर 11,200 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो 1% की वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा आपका 8 बार 80 रुपये। 1% बराबर दोस्तों अगर 80 रुपये हैं तो 100% बराबर आपके हो जाएंगे 8,000 रुपये। ये आपका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 53 रुपये ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A को B से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और B को C से 8 रुपये अधिक मिलते हैं। तो प्रतिशत बताना है दोस्तों इनके जो भी मान लो इनमें कितने कितने का ये दिया हुआ है अनुपात, कितना अनुपात है होगा। तो दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। ऑप्शन से करोगे तो आसान कर हो जाएगा। जैसे देख लो ये क्या कह रहा है, पहली शर्त है ए को बी से 20 से 7 रुपये अधिक, यानी ए को इसमें किस में 7 रुपये अधिक है, इसमें तो ए को 20 से 7 रुपये अधिक है, इसमें भी है इसमें भी है। मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी कट गए, इनमें नहीं है।
तो अब ये दो ऑप्शन, दूसरी शर्त क्या है, बी को सी से 8 रुपये अधिक। इसमें बी को सी से 8 रुपये अधिक है, नहीं, ये तो सी को 9 रुपये अधिक है बी से, लेकिन यहाँ पूछा है कि बी को सी से 8 रुपये। हाँ, यहाँ बी को सी से 8 रुपये अधिक है, यानी आपका ऑप्शन ये हो गया। और आप दोस्तों अगर इसे वैसे सोल्व करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो ए, बी और सी को x रुपये मिला होगा, तो इसे x + 8 और इसे x + 8 + 7 रुपये अधिक मिले होंगे। इन सब के बराबर ही दोस्तों 53 रुपये दिए हुए हैं अपने को। तो इनको x, 1x, 2x, 3x हो गए, और प्लस में 8, 7, 15, 23 हो गए, बराबर 53। ये दोस्तों इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी 23 घटाओगे यानी 3x बराबर 30। तो x बराबर 30/10, x की वैल्यू आ गई आप 30/3, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 10। x आपने किसे माना था, c को, यानी c को अगर 10 रुपये मिले होंगे तो इसको x + 8 यानी 10 + 8 18 मिले होंगे, और इसको x यानी 10 + 8 + 7 यानी 25 मिले होंगे। आप आसानी से कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। यदि बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है तो ए उसे कितने दिन में करेगा, यानी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। ए और बी है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अगर बी की अगर 100 है दोस्तों तो ए की 80% रही होगी क्षमता। ये क्षमता का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, इसको अनुपात में बदल लेते हैं। यहाँ से ये आया 4, यहाँ 5, यानी उनके क्षमताओं का अनुपात ये है, और क्षमताओं का अनुपात है तो समय का अनुपात इसका विपरीत होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, यानी 5:4। ये विपरीत कैसे हुआ? अगर दोस्तों ये एक दिन में 4 काम करेगा तो 5 दिन में 20, ये भी एक दिन में 5 करेगा तो 20 काम बराबर है, तो सही बात है। तो अब आगे सवाल क्या कह रहा है, अगर बी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, बी 16 दिन, ये भी बी एक दिन में 4, बी की समय लेता है 4, ये भी समय वो भी समय, तो बराबर। और अपने को निकालना किसका है, तो ए की निकालनी है, तो 5/4 × 16, ये चला गया 4, यानी बी उसे कर देगा, ए उसे कर देगा 20 दिन में। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।